हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आईविन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी सेक्शन के जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं 2011 से लेकर 2020 तक के, वो सारे क्वेश्चंस ए टू जेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। और इसी सीरीज के हम लोग 4th पार्ट पे आ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर पहले उन्हें देखिए। इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि यही आपका गाइडलाइन बनेगा कि आपके टेस्ट में कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर आप किस तरीके से कोई भी बुक है, जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर कोई भी बुक है, सबको लक्ष्मीकांत ही रेफर करते हैं मोस्टली, तो लक्ष्मीकांत है, उनको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, किस एस्पेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेंगे। इसके बाद हम लोग एक अपना आईविल का एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहला काम। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा देना है, ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हो वो सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग का नया लेक्चर, स्टेट लेजिस्लेचर में आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी बात की जाए तो आप ये समझ लीजिएगा एमएलए, और एमएलए का मतलब होता है स्टेट। जो भी स्टेट इलेक्शंस में जो चुन के आते हैं वो एमएलएस बनते हैं, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The governor makes a customary address to the members of the house at the commencement of the first session of the year। देखिए, चाहे वो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, अगर वो गवर्नर और प्रेसिडेंट वो लोग जो भी हैं, वो दोनों जो होते हैं, वो फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर जो होता है, जो भी बजट का पहला दिन होता है, क्योंकि बजट मोस्टली जो होता है वो फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर ही होता है, ठीक है, या फिर कोई भी फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर जब भी होगा तो उसका जो पहला दिन होगा उसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों बताते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है वो बताते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ द डे। और इसके ऊपर वोट ऑफ थैंक्स भी होता है, जिसको पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये वोट ऑफ थैंक्स जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये अगर पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जो होगी वो गिर जाएगी, ठीक है। तो जो गवर्नर है वो कस्टमरी एड्रेस करता है, जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। जी हाँ, ये एक फैक्ट है जिसको पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन मैं मीडियम से टफ की तरफ देखूंगा, लेकिन ये एक फैक्ट है जो चलो टाइम एंड अगेन आता रहता है न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। तो ये एक बस फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। देखिए, जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए, मतलब एमएलसी जो होती हैं वो कितनी हो सकती हैं, वो 1/3, इससे 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 1/3 ऑफ द टोटल एमएलएज, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती एमएलसीज, ठीक है। और 40 मेंबर से कम नहीं हो सकती है, नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। लेकिन कुछ स्टेट्स में इसका एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि एमएलसीज में कितने कितने मेंबर्स होते हैं। एमएलसी का जो चेयरमैन होता है वो काउंसिल, एमएलसी का जो, देखिए इसका अगला ही स्टेटमेंट देखिए, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नहीं, तो गवर्नर नहीं वो उसको नॉमिनेट करता है, लेकिन जो एमएलसी के ही मेंबर्स होते हैं वही उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वही इलेक्ट करते हैं अमंग्स इट्स मेंबर्स, ठीक है, वही इसको इलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा है देन हाफ नहीं है, 1/3 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये देख लेते हैं। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of legislature of that state। जब कभी भी ये स्टेटमेंट आए तो आप ये सोचिए कि वोट करने का एज क्या है, वोट करने का एज है 18, और कोई भी मिनिस्टर बनने का एज क्या है, मिनिस्टर बनने का एज वो है 25। तो 18 से लेकर जो 24 साल के लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, वो ना तो एमएलए बन सकती हैं, ना ही कोई, मतलब वो कोई भी एमपी नहीं बन सकती है, ना एमएलए बन सकती है। तो उसके लिए उसको उस एज ग्रुप को पार करना जरूरी है, और उस एज ग्रुप को पार करने के बाद ही वो बन सकती है। तो इसमें ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 18 से 24 के बीच में वो जो भी एज ग्रुप्स है वो नहीं आएंगे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। देखिए, एक आपको वेन डायग्राम पता है, वेन डायग्राम आपको पता है, वेन डायग्राम में क्या होता है कि ये मान लीजिए एक वेन डायग्राम है, ये जो भी ये क्या बोलते हैं रेक्टेंगल है वो 18+ को रिप्रेजेंट करता है, और ये सर्कल जो है वो 25+ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या जो ये मेंबर्स हैं, जो भी ये मेंबर्स है वो ये बन सकते हैं? नहीं, ये वाले जो मेंबर्स हैं, मान लीजिए जो ये वाले बच जाते हैं, ये वाले, ये तो नॉन मिनिस्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये आपको एक वेन डायग्राम से मैंने समझाया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इंप्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आरपीए में अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है क्रिमिनल ऑफेंस में, तो उसे बहुत ज़्यादा 6 साल की सजा होती है। 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। अगर वो सेंटेंस होता है तो 6 साल के लिए नहीं लड़ सकता है, और 6 साल के बाद वो लड़ सकता है, ठीक है। मतलब जब वो प्रेजेंट से छूट के आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो आपको क्या पता चला कि ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, आप खुद समझदार है, इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर 1 नॉट 2। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, द
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन। जब कभी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आती है तो इसका मतलब क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन को रिप्रेजेंट करता है, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा इसका मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रास रूट की बात करता है, ग्रास रूट की बात करता है। और ग्रास रूट लेवल ऑफ सोसाइटीज में जो बात होती है वो ये होती है कि जो पीपल है वो खुद को खुद से रूल करे। बात समझ में आई? वो खुद को खुद से रूल करे। और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सेंटर है वो जो पावर्स है, रूल करने का जो पावर है या फिर लॉज बनाने का जो पावर है वो ग्रास रूट में उसको ट्रांसफर करे, ग्रास रूट में उसको ट्रांसफर करे। इसी को वो लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि इसका आंसर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो होते हैं वो खुद ही रूल्स बनाते हैं। लेकिन जो हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो उसमें पीपल खुद रूल नहीं बनाते। पीपल एक बंदे को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रधान हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, बहुत सारे टायर्स हैं। जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जिला परिषद में और जिला पंचायत में, जिला काउंसिल मतलब परिषद काउंसिल में, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है, बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसमें जो भी पर्सन होते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, और जो इलेक्ट होकर आते हैं तो वो रूल्स बनाते हैं, तो वो पीपल खुद नहीं बनाते, इलेक्टेड पर्सन ही बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई मेंबर है, अगर उसको पंचायत का मेंबर बनना है तो उसको 25 साल का होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है। इसका एज 21 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21। अगर कोई भी मेंबर 21 का है तो वो पंचायत का मेंबर बन सकता है। बिल्कुल यही बात होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं है। इसके बाद अब पंचायत रिकंस्टिट्यूट्स आफ्टर अ प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाता है, मान लो ये पंचायत है और वो उसको 5 साल का टेन्योर करना था, लेकिन वो 4 साल के बाद डिसॉल्व हो गया, अभी भी रिमेनिंग कितना साल बच गया था? 1 साल। तो अगला जो पंचायत बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही रूल करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई? तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समझ में आ रही? देख रहे हो कितना ईजी है, कितना ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय, विथ रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, देखिए एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर्स ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। इसका मतलब क्या होता है कि ग्राम न्यायालय को सिर्फ सिविल केसेस देख सकते हैं और क्रिमिनल केसेस को नहीं देख सकते हैं। क्या ये मतलब, क्या आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही है? अगर आपको ये स्टेटमेंट सही लग रही है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्राम न्यायालय जो होते हैं ना वो सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों केसेस को देख सकते हैं। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को देख सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उसके आगे पढ़ते हैं। द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स या रिकंसिलेटर। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए ग्राम न्यायालय के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, ग्राम न्यायालय जो होते हैं ना वो जुडिशियल केसेस एज वेल एज सिविल, मतलब जुडिशियल केसेस में सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस दोनों ले सकते हैं। और ग्राम न्यायालय किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि आउटसाइड कोर्ट, इस कोई भी केस का आउटसाइड कोर्ट में निपटारा हो सके। ठीक है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट्स के लिए बनाया जाता है। ग्राम न्यायालय एक्ट कब आया था? 2008 में आया था ग्राम न्यायालय एक्ट। ग्राम न्यायालय एक्ट क्यों आया था? ग्राम न्यायालय एक्ट इसलिए आया था, ग्राम न्यायालय एक्ट इसलिए आया था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो डीपीएसपी है, आर्टिकल 39A, जो मैंने पहले भी बताया था। मैंने क्या बताया था आर्टिकल 39A में? आर्टिकल 39A में मैंने बताया था एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस ये सबका राइट है, मतलब सबको ये मिलना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि एक्सेस टू जस्टिस हो सके और जुडिशरी जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो सके, स्ट्रेंथनिंग द जुडिशरी। ठीक है, ये दोनों केसेस के लिए, ये दोनों चीज़ों के लिए ग्राम न्यायालय को लेकर आया गया था। ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट में क्या होता है कि कोई भी एविडेंस नहीं चाहिए होता। जैसे कोई भी एविडेंस एक्ट है ना, एविडेंस एक्ट है उसकी जरूरत नहीं होती है, एविडेंस एक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो उसके बियॉन्ड भी काम कर सकता है। ठीक है, और इससे जो अपील किया जाता है, ग्राम न्यायालय को जो अपील किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किया जाता है। बात समझ में आई? आपको ये अगर ग्राम न्यायालय के बाद आज के बाद कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा ग्राम न्यायालय से, तो आप सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पंचायती राज की बात जब होती है तो पंचायती राज जो है वो कौन से शेड्यूल में आता है? आपको मैंने एक बार शेड्यूल पढ़ाया था, शेड्यूल में आपको मैंने बताया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसमें जो पी है ये पंचायती राज को स्टैंड करता है और एम जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज को स्टैंड करता है। तो आपको समझ में आई? और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के साथ आया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये आया था। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये आया था और 74th अमेंडमेंट एक्ट के साथ ये आया था। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, ये क्यों लाया गया था? पंचायती राज सिस्टम को क्यों लाया गया था? पंचायती राज सिस्टम जब कभी भी पंचायती राज सिस्टम की बात होती है तो वो पीपल्स पार्टिसिपेशन को ज़्यादा लेके आने के लिए, डेवलपमेंट में पीपल्स पार्टिसिपेशन को मोर पीपल्स पार्टिसिपेशन लेके आने के लिए आया गया था। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम नहीं है वहाँ पर भी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई पंचायती राज सिस्टम लेके आएगा तभी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर आपके कैग, आपका जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी सब गवर्नमेंट के ऊपर चेक सकते हैं, अगर वो प्रॉपरली काम करेंगे तो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। तो ये पंचायती राज का एक मोटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जी हाँ, पंचायती राज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर जो है सारी पावर्स अपने पास रखी हुई है, सेंटर जो है सेंटर पावर्स अपने पास रखी, फिर कुछ पावर स्टेट्स को दिए, स्टेट भी अपने आप पे लॉर्ड बने पड़े हैं, तो उससे भी पावर्स को नीचे ट्रांसफर करने के लिए लोकल बॉडीज को लाया गया है। ठीक है, ताकि जो पावर्स है वो लोकल बॉडीज तक पहुंच सके, लोकल बॉडीज इंपावर हो सके, ताकि वो खुद के लिए खुद। अब सेंटर को क्या पता कि यहाँ पे नाला खुदवाना है, या स्टेट को क्या पता कि यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगाना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? लोकल बॉडीज की होती है। छोटे मोटे काम जो वहाँ के बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक चीजें हैं, वो लोकल गवर्नमेंट इंश्योर कराती है। बात समझ में आई? ठीक है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉइंट हो सकता है। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन नहीं, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन क्यों आप रखोगे? देखिए फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि पैसे इधर से उधर इजीली ट्रांसफर हो सके। जहां पर पंचायती राज सिस्टम नहीं है वहां पर भी तो फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती। नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। तो कौन सा ऑप्शन है 1 and 3? इसका आंसर हो जाएगा सी। बात समझ में आई? बात समझ में, बिल्कुल समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये जो घचपच कर रखे हैं इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ अब साफ हो गया। द गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज पीसा एक्ट इन 1996। पीसा एक्ट को 1996 में इसको इनैक्ट कर दिया गया था। पीसा एक्ट को क्यों लाया गया था? सबसे पहली बात, पीसा एक्ट को लाया क्यों गया था? तो पीसा एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो कि पीसा के कुछ कुछ प्रोविजंस है जिसको अगर आप पढ़े होंगे तो इसके बाद ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो पीसा एक्ट के कुछ प्रोविजन, सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। टू प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नेंस। क्या आपको लगता है कि प्रोवाइड द सेल्फ गवर्नेंस के लिए पीसा एक्ट आया था? नहीं। पीसा एक्ट इसलिए आया था क्योंकि जो पंचायती राज है ना वो सब जगह लागू नहीं हुआ था। जहाँ पे शेड्यूल एरियाज है ना वहाँ पर लागू नहीं हुआ था पंचायती राज के जो भी नॉर्म्स हैं। तो उसको मॉडिफाइड वर्जन में, पंचायती राज के जो लॉज है उसको मॉडिफाइड वर्जन में लेके आने के लिए पीसा एक्ट को लाया गया था। एक मोटा मोटा तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, नहीं इसके लिए भी नहीं आया था, ठीक है। टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन ट्राइबल एरियाज, नहीं ये तो बहुत पहले से चल रहा था, तो ये नहीं, इसके लिए तो नहीं आया था। टू फ्री ट्राइबल पीपल्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, जी हाँ, इसका मतलब इसका यही आंसर है। जो ट्राइबल पीपल है ना उस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और उसको फ्री करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए पीसा एक्ट को लाया गया था। ये जो था ये इन्होंने क्या किया था, इसके कुछ प्रोविजंस है। इसके प्रोविजंस कुछ इस तरीके से हैं, देखिए मैं आपको इसके प्रोविजंस पढ़ा ही देता हूँ। देखिए इसके कुछ प्रोविजंस है ऑफ पीसा एक्ट, ठीक है। क्या क्या इसके प्रोविजंस है? देखिए जो भी पार्ट 9 में जो भी पार्ट 9 में जो भी प्रोविजंस थे उसको एक्सटेंड किया गया था शेड्यूल एरियाज के लिए, ठीक है। ये इसका पहला प्रोविजन है। उसके बाद सेल्फ रूल टू द ट्राइबल्स लिखा है, ये सेल्फ रूल की बात की गई थी टू द ट्राइबल्स, ठीक है। उसके बाद विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात की गई थी, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स है जैसे विलेज गवर्नेंस, अगर ये आप आंसर्स में कोट करेंगे तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। आप कहीं पे भी सेल्फ गवर्नमेंट लिख रहे हैं उसकी जगह विलेज गवर्नेंस लिख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। आपके कोई भी पढ़ रहा है कि आपके पास गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स है, गुड कमांड ऑन लैंग्वेज है, तो आपके मीन्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो इसमें लगेगा कि हाँ बंदे में कुछ क्वालिटीज़ है, ठीक है, अच्छे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, इसको कहते हैं OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, ये बंदे में है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। उसके बाद सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है वो कुछ इस तरीके से है कि जो शेड्यूल एरियाज है, शेड्यूल ट्राइब्स में, वहाँ तक आपके जो प्रोविजन है, जो भी आपके लॉज है वो सब वहाँ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसके कारण भी पीसा एक्ट को लाया गया था क्योंकि आपको सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, ठीक है, सूटेबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद सेफगार्ड ट्रेडिशन, देखिए ट्रेडिशन को सेफगार्ड करना था, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा तो है कि देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट, लेकिन ट्रेडिशनल राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसको सेफगार्ड करना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज और सेफगार्ड में दोनों में अंतर होता है। और सिर्फ ट्रेडिशनल राइट्स ही नहीं, ट्रेडिशनल कल्चर को भी, ट्रेडिशनल के जो भी ट्रेडिशन है उसको उसको पूरे जो ट्राइबल के बहुत सारे ट्रेडिशन होते हैं, कहीं पे कुछ ट्रेडिशन है कहीं पे कुछ ट्रेडिशन है, तो बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ है इंडिया में, तो वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं ना, वो इसे ऐसे ही नहीं कहते हैं। ट्राइबल पीपल में बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाएंगे ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में तो आपको 3000 प्लस ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे वहाँ पर, और ट्राइबल कल्चर मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे बहुत डिफरेंट है। फिर आप इधर चल जाइए, वेस्टर्न घाट्स की तरफ चल जाइए, ठीक है, या फिर आप माउंटेन्स की तरफ चल जाइए, शेरपाज और टेंजिंग्स, ये सब बहुत सारे ऐसे शेरपा है, और फिर बुग्याल्स है, भूटियाज है, ये सारे बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, ट्राइबल पीपल्स हैं, जो वहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं। तो आपको बहुत सारे पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पीपल्स मिलेंगे, तो उसके जो कल्चर है उसको सेफगार्ड करना है, ठीक है। उसके बाद पंचायत को एम्पावर करना है कि ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन है, जो ट्राइबल्स की रिक्वायरमेंट है, उन सबको वो मतलब उन सबको वो देख सके, ठीक है, ताकि पंचायत भी एम्पावर हो सके। उसके बाद पंचायत को ना, जब पंचायत कोई काम करता है तो उसको ऊपर से बहुत प्रेशर होता है, तो उसको उन सब चीज़ों से फ्री करने के लिए पेसा एक्ट को लाया गया था, ठीक है, ताकि हायर लेवल्स पे उस पर बहुत ज़्यादा एनिमिटी ना हो जाए, उस पर मतलब पावर्स को, वो जो सेंटर है वो पावर्स ट्राइबल पीपल के लिए अपने हाथ में कंसोलिडेट ना करने लगे, तो पंचायत को एम्पावर किया जाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आई कि ये क्यों लाया गया था पेसा एक्ट को, मतलब आपको एक हॉलिस्टिक व्यू आपको समझ में आया पेसा एक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए आया था? पंचायती राज के लिए आया था। 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए आया था, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, जब कभी भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ की बात होती है तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में ही लिखा गया है, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बैठेगी जिसमें जिला परिषद होंगे, जिला पंचायत के मेंबर्स होंगे, ठीक है। डीसी आप जो बनना चाहते हैं, या डीएम, ठीक है, आप जो बनना चाहते हैं डीसी बनेंगे या डीएम बनेंगे, आप इसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के हेड होंगे, ठीक है। आप खुद सोचिए कितने बड़े पोस्ट को आप होल्ड करने जा रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग करेंगे, जिला परिषद, जिला सबको बैठे रहेंगे और आप प्लान करेंगे कि हमें इस तरीके से वर्कआउट करना है, सब आप उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर लेके बैठेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत कर लीजिए, बस थोड़ा सा मेहनत है, और उसके बाद मतलब वही बात है ना, आप 365 डेज मेहनत कर लीजिए और आपकी होल लाइफ बस काउंट कीजिए, हर दिन ना वहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा लीजिए कि 365 डेज मोर टू वर्क, 364 डेज मोर टू वर्क, 363 मोर डेज टू वर्क। बस आप इतना दिन मेहनत कर लीजिए, ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ईमानदारी से मतलब ट्रू टू योर सेल्फ। वही बात है ना, झूठ हम सबसे बोल सकते हैं, झूठ हम भगवान से भी बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ कभी नहीं बोलेंगे। तो अपने आप से झूठ मत बोलिएगा। एक धोनी, मतलब मैं बहुत लोगों को आइडियलाइज करता हूँ, तो धोनी एक बात बोलता है कि झूठ जो है ना, मतलब अगर आप ट्रू टू योर सेल्फ रहेंगे ना तो आप कुछ भी चीज़ पा सकेंगे, ठीक है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रू टू योर सेल्फ रहिएगा। तो देखिए हाँ, मैं यहाँ पे मैं भटक जाता हूँ कभी बार, चलिए फिर भी आप लोग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, जी बिल्कुल। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, जी हाँ, जब कभी भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट की बात होती है तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना होता है कि जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस है उसको प्रॉपर्ली हो, ठीक है, पंचायत इलेक्शंस प्रॉपर्ली हो, ठीक है। तो ये भी एक बात है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, हाँ ये भी एक बात है, क्योंकि स्टेट फाइनेंस कमीशन तभी बनेगा जब स्टेट और लोकल बॉडीज में फाइनेंशियल
क्या बोला जाता है, मोबिलाइजेशन हो सके, जो रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में डिवाइड किया जा सके, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आई? आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरा होलिस्टिक अप्रोच समझ में आ रहा है, पूरा होलिस्टिक तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। तो यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू। जो 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों बनाया गया, मतलब वो किसके लिए बनाया गया। देखिए अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, खत्म, मतलब पानी। अब इसके आगे तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। इससे सिंपल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि आपको इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। फॉर्मुलाज के साथ, आपको ट्रिक्स के साथ सब कुछ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आई विल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई विल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपकी इस जर्नी में, आपके ये जो भी पार्ट है आपके इस जर्नी में, पूरे जर्नी में मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका गुरु, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। मैं आपका साथ दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए और मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 5th और 6th देखना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एस देखना है और ओ देखना है। एस जो है वो शेड्यूल एरियाज की बात करता है और ओ जो बोलता है अदर देन शेड्यूल एरियाज, ठीक है। इसमें ATMM बताया था मैंने, ठीक है। चलिए इसमें कौन कौन सा शेड्यूल, इसमें शेड्यूल एरियाज की बात की गई है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आपको ये बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही है, जी हाँ, इसका प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ही होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट नहीं, डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत नहीं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट्स नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बहुत, मतलब इसको मैं ना वेरी इजी मार्क करूंगा, मतलब ये चीज़ आपको बस आना चाहिए, ठीक है, बस आना चाहिए। आप एक सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट है, इसी कारण से बस आना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट प्रेजेंटेड इन राज्यसभा। ये स्टेटमेंट आप जब पढ़े उसके बाद आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, किसको याद आना चाहिए, कोई दीवाना कहता है, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास की जब आप बात करते हैं तो कुमार विश्वास के साथ क्या हुआ था, उनके साथ एक चीज़ हुई थी क्या, कि उनको दिल्ली का राज्यसभा से सीट मिला था और उन्हें नहीं मिला, ठीक है। उनकी जगह संजय सिंह को मिला, ठीक है, संजय सिंह को मिला, आम आदमी पार्टी का कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन आपको ये केस भी अगर याद है ना, मतलब आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, तो आप इस स्टेटमेंट को बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का राज्यसभा में होता ही है, संजय सिंह इतनी भाषण देते हैं वहाँ राज्यसभा में, वो कहाँ से आते हैं, वो दिल्ली से आते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तो अगर आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास बच जाएगा बी और डी, ठीक है। अब देखते हैं बी और डी में गेम खेलना है, तो बी और डी में क्या 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 गेम हो सकता है, देखिए। इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास क्या ये सब कुछ होता है कि वो जो भी इलेक्शन का होता है वो सब कुछ इसी की जिम्मेदारी में होता है, नहीं 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 नहीं, अगर आप ये चीज सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, उसके पास इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और ये सब जो होते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे के पावर्स इक्वल है, इक्वल पावर्स के साथ है। और जब वो इक्वल पावर्स के साथ है तो इक्वल वोट भी है। तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होता, इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये सबको मिलकर देखते हैं, ठीक है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं देखते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था पार्लियामेंट में कौन कौन होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सब मिलकर आपको पार्लियामेंट बनाते हैं। बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको तीनों स्टेटमेंट बताया कि क्यों गलत है, आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से एलिमिनेट करना है, समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जुडिशरी को। जुडिशरी में सबसे पहला क्वेश्चन, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। देखिए जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में ये हुआ था, 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी लेके आई थी, और इंदिरा गांधी जब ये अमेंडमेंट लेके आई थी तो इंदिरा गांधी ने ये इंश्योर किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है, खुद वो प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनकी जो इलेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर रखा जाए, ठीक है। ये इंश्योर खुद इंदिरा गांधी ने किया था। लेकिन जब हम लोग 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं, 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये जनता गवर्नमेंट लेके आई थी, जनता गवर्नमेंट ने ये जो भी 42nd अमेंडमेंट में आया था उसको टर्न ओवर कर दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग द वॉलिटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जी हाँ, मैंने आपको ये टाइम एंड अगेन बताया है, पहले लेक्चर में भी बताया था कि 99th अमेंडमेंट एक्ट में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो वो किसके लिए आया था, एनजेएसी के लिए आया था, एनजेएसी के लिए आया था। एनजेएसी में ये बोला गया था कि जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव जो है वो चुनेंगी, लेकिन इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपका आर्टिकल 50 में क्या कहता है, आर्टिकल 50 में यही कहता है कि गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस हो, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेम ना हो। तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए आपको ये काम करना है गवर्नमेंट को, तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने बोला कि आपको ये स्ट्रक डाउन किया जाता है, और साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी खतरे में थी। तो इसका आंसर ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, बिल्कुल पानी क्वेश्चन, बिल्कुल पानी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। The motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को इंपीच करना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को इंपीच करना है, तो स्पीकर जो है उसके मोशन को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, स्पीकर चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। वो स्पीकर का खुद के ऊपर है, ठीक है। आज तक ऐसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो इंपीच नहीं हुआ है, लेकिन एक बार बस चला था, खैर छोड़िए, एक बार को कोई ध्यान नहीं रखता, ठीक है। लेकिन उसमें भी उसको इंपीचमेंट नहीं हुआ था, उससे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी थी, ठीक है, तो छोड़ दीजिए उसको। तो इसमें क्या हो जाता है कि स्पीकर के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक्सेप्ट ही करना है या उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।
और जैसे ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आपका ए और डी खत्म हो जाता है। अब ऑटोमेटिकली आपका आंसर 3 तो सही हो जाता है। अब हमें देखना है कि बस 4 सही है कि नहीं, तो 3 तो सही हो गया। अब देखना है कि 4 सही है कि नहीं। और अगर आपका, अब आप देखिए 4 में क्या लिखा है, इफ मोशन फॉर इंपीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब ये कहता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर वो मेजॉरिटी में लेके आता है या फिर कोई भी चीज़ अगर वो स्पीकर जो है वो मतलब अगर वो लेके आ रहा है तो उसको मतलब अगर मोशन को एक्सेप्ट कर दिया स्पीकर ने तो उसको अगर पास होना है उस मोशन को तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी किस टाइप का कि आपको मेजॉरिटी तो हो, साथ में आपको मेजॉरिटी तो हो और साथ में क्या होना चाहिए, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है ना वो हर हाउस के लिए अपने अपना इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा ने मना कर दिया तो अब जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है ये देखना है। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। देखिए कोई भी हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो सेंट्रल लॉ को इनवैलिड कर सकता है। ये एक बहुत यूनिक केस हुआ था। क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट और इंदिरा गांधी के बीच में बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी। इंदिरा गांधी मतलब बार बार बहुत कुछ कर रही थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार बार उसे बहुत सारी चीजें कर रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 42nd अमेंडमेंट में ये चीज बोल दिया कि हाईकोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि सेंटर का कोई भी लॉस हो वो चैलेंज कर सके। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 43rd अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसमें यही बात चेंज कर दी गई थी कि हाईकोर्ट के पास पावर रहेगा कि सेंटर के वो गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी कि नो पावर साइड नहीं। अगर ये स्टेटमेंट 42nd और 43rd अमेंडमेंट के बीच में ये स्टेटमेंट लिखी गई होती तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, लेकिन ये स्टेटमेंट 43rd अमेंडमेंट के बाद आई है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का ऑप्शन देखते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये कोई बात थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू सबके लिए रखता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के लिए और उसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है तो, क्योंकि वो जब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कोई कल दिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और बोले कि हम सब एक ऑटोक्रेसी, आपसे कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, आपसे कुछ भी नहीं होगा, तो इसके कारण क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू है, वो उसको चैलेंज कर सकता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ भी आए सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है, ये भी स्टेटमेंट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 3 का आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में, बात समझ में। अब देखिए विच और हु अमंग द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब कभी भी कस्टोडियन की बात आती है तो किसकी बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। एक फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, उसमें से एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, अपीलेट जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, रिट जुरिडिक्शन है, बहुत सारी जुरिडिक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट इन सबको अपने अपने तरीके से जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ वह करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बहुत लोग ये पूछेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जुरिडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिडिक्शन है कि जब कभी भी सेंटर वर्सेस वन स्टेट हो या फिर सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट हो, 1+ मोर स्टेट हो, तो इसके पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। बात समझ में आई। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, सेंटर हो एक साइड प्लस वन स्टेट हो एक साइड या वन से मोर स्टेट हो वर्सेस वन स्टेट हो या फिर वन से मोर स्टेट हो। ठीक है, तो भी ये चीज़ कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई भी दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस आती है तो कहाँ जाएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बीच में जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछी गई थी, आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछी गई थी, the power of Supreme Court of India to decide disputes between the center and states falls under। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो किसके अंडर जाएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंडर जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से आता है, इसके अलावा आता है कि आपके पास एक और जुरिडिक्शन है। कौन सा जुरिडिक्शन है, आपके पास जुरिडिक्शन है रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 के तहत मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, आपके कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है, आपको लोअर कोर्ट्स नहीं जाना है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोलिए कि सर आप मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, अब आप रिट जारी करो और मेरे फंडामेंटल राइट्स को बचाओ। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। और रिट कितने तरीके के होते हैं, रिट 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर आपको 5 तरीके के रिट के डिफरेंसेस पता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं तो हमारे जो पॉलिटी लेक्चर सीरीज चलेगा उसमें हम बता देंगे कि 5 रिट्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज में बता देता हूँ 5 रिट कौन कौन से होते हैं। मैंडेमस होता है, ठीक है, क्यू वारंटो होता है, मैंडेमस होता है, ठीक है, फिर सेरिटोरियो होता है, ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन होता है, इसके बाद प्रोहिबिशन होता है और एक हिबस कॉर्पस होता है। ठीक है, हिबस कॉर्पस होता है। ठीक है, ये 5 रिट्स होते हैं। ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। लेकिन हाई कोर्ट का पावर जो होता है ना रिट जारी करने में, वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा होता है। ये एक यूनिक केस है इंडिया में। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़ा रिट पावर है। वो इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट जो है ना सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं, अगर कुछ भी चीज़ वायलेट होगा ना आपका किसी भी कारण से, किसी भी लीगल एंगल के लिए हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ये बात आपको समझ में आई कि रिट के बारे में आपको समझ में आया, तो रिट जुरिडिक्शन के बारे में भी आपको पता चल गया। अब आता है एपिलेट जुरिडिक्शन। एपिलेट जुरिडिक्शन मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना फाइनल एपिलेशन है। इन एपिलेशन है, अगर कोई भी आपका क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, तो आप सबसे ऊपर कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट से खुश नहीं है
आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आप लोअर कोर्ट से कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, ठीक है। ये एक चैनल बना हुआ है, ठीक है। इसी चैनल को एपेलेट जुरिडिक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होता है ना, वो इसलिए होता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि अपना आर्टिकल 143 के तहत अगर प्रेसिडेंट को कोई भी सवाल होता है, किस किस के लिए प्रेसिडेंट जो है वो ओपिनियन सीख करता है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीख करता है सुप्रीम कोर्ट का, कि मेरे को इन दो चीज़ों पे डाउट है। किन दो चीज़ों पे? अगर कोई लॉ और फैक्ट है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर अगर कोई प्रेसिडेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या फिर लीगल एंगल चाहिए होता है, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सीख करता है, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है वो है कि अगर कोई ट्रीटी हुई है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ट्रीटी हुई है, अगर कोई ट्रीटी बनी हुई है और ट्रीटी पे कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर कोई फैसला दे सकता है या फिर उसके ऊपर कोई भी एडवाइस दे सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट देगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देता है। और एक चीज़ है कि जो पहला केस है लॉ और जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है, उस पर अगर कोई एडवाइस प्रेसिडेंट मांगता है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि उसको देना है। वो चाहे तो दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता है, ठीक है, मैं रिफ्यूज़, ठीक है। लेकिन अगर कोई ट्रीटी है तो उसको देना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट को देना जरूरी है। वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। आपको इन चारों के बीच में डिफरेंस समझ में आई? आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पावर, मतलब इसके अगर नंबर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करना है, तो वो कौन इंक्रीज कर सकता है? अगर कोई भी ऐसा इंक्रीज होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो जो नंबर ऑफ जजेस है वो बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले जजेस के नंबर्स बढ़े थे, तो आप इस चीज़ के ऊपर करंट अफेयर्स को थोड़ा टैब में रखते हुए आप थोड़ा पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर्स भी एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 केसेस होते हैं जिसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। कब का? डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। हाँ बिल्कुल, इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस और पार्लियामेंट ऑफ दैट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। इसके लिए कौन है? इलेक्शन कमिश्नर। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता, इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ही नहीं उसका। अ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। मैंने स्टेट बोला था, यूनियन टेरिटरी कहीं पे भी बोला नहीं बोला ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। तो 1 और 4 दोनों में ओरिजिनल जुरिडिक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रोविजंस टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए क्या क्या प्रोविजंस रखा है? देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है, व्हाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द सीजीआई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई जजेस अपॉइंट करना है तो उसको सीजीआई से कंसल्ट करना जरूरी है। और ये ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा 93rd जजेस केस में लिखा है। 93rd जजेस केस जो हुआ था 1998 में हुआ था, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि थर्ड जज केस जो हुआ था उसमें 1998 में यही बात बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, तो उसे सीजीआई से कंसल्ट करना जरूरी है। लेकिन सीजीआई अपने हिसाब से डिसीजन नहीं देगा। सीजीआई के पास 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उससे पूछेगा और उसके बाद किसी को अपॉइंट करेगा कि नहीं करेगा वो उसके बाद डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अब इसके बाद द एससी जज कैन बी रिमूव बाय सीजीआई ओनली। क्या आपको लगता है कि एससी जज को सिर्फ सीजीआई रिमूव कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंट रिमूव करता है, मतलब पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाता है और प्रेसिडेंट जो है वो उसको रिमूव करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीआई रिमूव करता है, उसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई बन गया तो उसको प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, और वो भी तब रिमूव करेगा जब पार्लियामेंट में उसके खिलाफ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक मोशन पास हो गया होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, और 1 सही है। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। 1 सही है, लेकिन इसमें 2 है, तो ये तो आराम से हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हम और भी देख लेते हैं कि द सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। जी हाँ, जो सैलरीज होती है जज की वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के चार्ज अपॉन से होती है, ठीक है। एक चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक टाइप का वो होता है, फंड होता है जो हमेशा बजट से पहले उस पर पैसे आई जाते हैं, ठीक है, उसको पास होना नहीं होना उसकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है, आर्टिकल 50 मेंटेन रह सके, ठीक है, ये इसी कारण से होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑल अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर सीजीआई। देखिए, जो भी अपॉइंटमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ सीजीआई करता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, वो सीजीआई करता है, ठीक है। बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, एक ऑप्शन समझा रहा हूँ, तो मतलब अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप उसको करने के लायक हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट। अभी मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था, आर्टिकल 143 में यही बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को लॉ और फैक्ट के बारे में अगर तभी बताता है जब प्रेसिडेंट उससे सीख करता है, प्रेसिडेंट खुद मांगता है कि भैया मुझे इन्फॉर्मेशन दो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसीजन देता है ऑन इज ओन इनिशिएटिव नहीं, इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस। जी हाँ, अगर उसको ऐसा एडवाइस चाहिए होता है तब देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात समझ में। चल आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू लोक अदालत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए, लोक अदालत के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले कि लोक अदालत जो है ना, एडीआर है। एडीआर मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। ये एक एडीआर प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है, ये एक एडीआर प्रोसेस के अंदर आता है। और इसमें उस समय जब कभी भी कोई मैटर अगर कोर्ट के आगे आया है और अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो भी
जो एरिया जो लोक अदालत से उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई प्री लिटिगेशन स्टेज में तब भी उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसकी जो डिसीजंस होती है वो फाइनल होती है और वो बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया। लोक अदालत हैव जुरिडिक्शन टू सेटल द मैटर्स इन प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर इन कोर्ट। नहीं, अगर वो पेंडिंग भी है तो भी वो सॉल्व कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स व्हिच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लोक अदालत किसी भी मैटर पे, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, दोनों मैटर्स पे वो करता है, लेकिन उसको पावर जो होता है वो एक सिविल कोर्ट की तरह होता है, ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह होता है, ठीक है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन्स। नहीं सर, यहाँ पर और नहीं हो सकता, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, नॉट एनी अदर पर्सन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, टाइपिस्ट चाहिए होता है, वो अब रिटायर्ड पर्सन थोड़ी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, कंसल्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में चले आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, अभी मैंने बताया था आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 किसके अंदर आता है? डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। बात समझ में? तो आर्टिकल 50 के बारे में बात किया, ये डीपीएसपी है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? डीपीएसपी। बात समझ में? बात समझ में? बात समझ में? अब देखते हैं कंस्टिट्यूशनल एंड नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। कंस्टिट्यूशनल एंड नॉन कंस्टिट्यूशनल बॉडीज ही आज हमारा लास्ट होगा। इसके बाद कल से हम गवर्नेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आप बने हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अभी तक देखें तो लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। जी नहीं, जब कभी भी इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के थोड़े थोड़े चीज़ें बता देता हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 5 मेंबर बॉडी नहीं है, वो 3 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर बॉडी में कौन कौन से आते हैं? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और ये जो है 1989 में ये चीज़ चेंज हुआ। पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते थे, लेकिन फिर 1989 में प्रेसिडेंट ने बोला कि और 2 मेंबर्स, टोटल 3 मेंबर्स की एक बॉडी बनाते हैं। और इसी समय इसी ऑर्डर में उन्होंने ये भी बोला कि जो वोटिंग एज है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसको कम किया जाना चाहिए। 21 से लेकर 18 के लिए करना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, कि उसका एज को कम करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सपैंड करना चाहिए। बात समझ में आई? आपको ये एक थोड़ा थोड़ा आपको मैंने सब कुछ बता दिया। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो किसी के अंडर नहीं आते, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, ना ही किसी के अंडर नहीं आते, ठीक है, वो खुद से ही सब कुछ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स, देखिए इसको हटाया जाए, डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल्स बाय द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। नहीं, यूनियन होम अफेयर्स नहीं डिसाइड करता, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। द इलेक्शन कमिश्नर्स रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। जी हाँ, ये इसका ड्यूटी बनता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है पॉलिटिकल पार्टीज में, कोई भी इलेक्शन के समय में या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अगर कोई मर्जर हुआ है, कोई स्प्लिट हुआ है, तो उसको कौन देखता है? वो इलेक्शन कमिश्नर देखता है। जैसे एक बार आईएनसी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अलग हो गए थे इंदिरा गांधी के समय में, तो उसका भी मैटर किसने देखा था? इलेक्शन कमीशन ने देखा था। आईएनसी से एनसीपी अलग हुई थी, तो उसका मैटर कौन देखता है? ईसी ने देखा था, ठीक है। आप ऐसे समझिए, ठीक है, बात समझ में? बात समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओनली 3 कौन सा ऑप्शन है? डी। बात समझ में? बात समझ में? बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस द नीति आयोग टू रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द। अब ये क्वेश्चन को ना मैं ये मानूंगा कि वेरी 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 इजी, इतना इजी, इतना इजी। इसका आंसर मतलब कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर प्लानिंग कमीशन होगा। बात समझ में आई? ठीक है, मतलब बहुत इजी सवाल है ये, एक बहुत 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 बेसिक सा फैक्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर डी है। चलिए आगे देखते हैं। कैग, कैग एक्सरसाइजेस कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैग जो है वो कभी भी नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो जो भी एक्सचेकर्स होते हैं उसको कंट्रोल करने लगता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अब देखिए कैग के बारे में आया है, तो कैग के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कैग बता देता हूँ। कैग का आर्टिकल कौन सा है? कैग का आर्टिकल 148 है, ठीक है। बात समझ में? कैग के मेंबर्स कितने साल के लिए होते हैं? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स के लिए होते हैं। अगर दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो उस पे वो लोग उस पे वो रिटायर्ड हो जाते हैं कैग के मेंबर्स। क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं? नहीं, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकते। नो रीअपॉइंटमेंट्स, उसको कहीं पे भी रीअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई कैग का मेंबर है तो उसको कहीं पे भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक गाइड की तरह काम करते हैं, गाइड, फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड, फिलोसोफर, इसकी तरह काम करते हैं। किसके लिए? पीएसी के लिए। पीएसी मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। कल मैंने बताया था पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में मैंने बताया क्या कि 22 मेंबर के होते हैं, 22 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। ऐसे चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए चलिए कि मैंने कल जो चीज़ बताई थी वो आज उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। ये एक गाइड और फ्रेंड की तरह काम करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट्स है वो किसको पब्लिश करेगा? वो किसको सबमिट करेगा? वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा। और प्रेसिडेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में वो रखे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी बनती है। बात समझ में? आपको ये कैग के बारे में आपको सारी चीज़ समझ में आ गया। अगर कैग से कुछ भी अब सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। कैग का काम क्या होता है? कैग का काम क्या होता है? कैग का काम होता है कि कैग जो होता है ना वो गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट लिया है उसको सही तरीके से यूज़ किया है कि नहीं यूज़ किया है वो चीज़ चेक करता है, ठीक है। तो कैग एग्जामिन्स रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पैक। जी हाँ, वो पैक पे डिस्कस होते हैं, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन, इसको हटाया जाए, ठीक है, इसको भी हटाया जाए। अब देखिए इंफॉर्मेशन, कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंस। तो कैग की रिपोर्ट्स को
इन्वेस्टिंग एजेंसीज ले सकती है, जी हाँ बिल्कुल ले सकती है। अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस लगाने हैं तो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ले सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने 2 सही देखा, 3 सही देखा है। अब देखते हैं 4 सही है कि नहीं। वाइल डीलिंग विद ऑडिट ऑक्शनिंग ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेटेड द लॉ। नहीं, कैग के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, ये बात याद रखिएगा। कैग जो है उसके पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बात समझ में आई? बात समझ में? बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का सवाल, with reference to Finance Commission of India, which of the following statement is correct? अब देखिए, it encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development। नहीं, फाइनेंस कमीशन का क्या है? फाइनेंस कमीशन का असली मतलब क्या है? फाइनेंस कमीशन के बारे में चलो मैं कुछ बता देता हूँ। इसका सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है? फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। क्वासाई जुडिशियल बॉडी मतलब इसमें आधा जुडिशियल है और आधा नहीं है, ठीक है। इसमें क्वासाई जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। और ये हर 5 साल में बनता है, हर 5 साल में बनता है। अभी थोड़े बहुत कुछ इधर उधर हो गए थे कि 1 साल के लिए बनाया गया था, फिर 5 साल के लिए गठित किया गया था, मतलब ठीक है। अभी का करंट अफेयर्स पे आप टैब रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था। और ये क्या देखता क्या है? ये देखता है कि जो नेट प्रोसीड्स आई हैं उसको सेंटर और वर्सेस स्टेट में किस तरीके से डिवैल्यूएशन करना है, फाइनेंस को डिवैल्यूएशन किस तरीके से करना है, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें टोटल 5 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? ये एलिजिबल है, ये बात याद रखिएगा, एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? सारी चीज़ें बात समझ में आ गई कि फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ भी चीज़ आएगा तो बता देंगे। इट इंकरेजेस द इनफ्लो फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नहीं, वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंसेस बताता है, ये एफडीआई के बारे में नहीं देखता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसका काम क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंसेस है उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स को किस तरीके से, और उसको रिकमेंडेशंस देता है। जरूरी नहीं है कि सेंटर उसकी रिकमेंडेशंस को मान ही ले, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, लेकिन मोस्टली मान ही लेता है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? अगला स्टेटमेंट है Who of the following shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before the House of Parliament? कौन देखेगा? ये मैंने बताया था कि कैग की रिपोर्ट्स को भी प्रेसिडेंट देखता है, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में अगर कोई भी रिपोर्ट्स आते हैं तो उसको भी कौन देखेगा? उसको देखेगा एकमात्र लोग, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो उसके रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा, ठीक है। और मैं कैग के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि कैग जो है ना, एक बल्क वर्क ऑफ डेमोक्रेसी है। ये चीज़ याद रखिएगा, बल्क वर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से और हैं? कैग है, ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है, और एक आप जिस चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हैं, यूपीएससी। ये 4 मेंबर जो हैं वो बल्क वर्क है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। तो अगर आप अभी तक इस चैनल में बने हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ पाए हैं। अगर आपको अभी तक इस चैनल में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गई हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसी तरीके से गिव एंड टेक रिलेशंस होंगे, ठीक है। आप कुछ लिखेंगे, हमें पसंद आएगा, ठीक है। हम जल्द ही बहुत सारे कोर्सेज और लॉन्च कर रहे हैं। हम एक फ्री प्रीलिम टेस्ट सीरीज समझ रहे हैं, मतलब लोग 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं और हम क्या करवा रहे हैं आपको? फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिर्फ टेस्ट सीरीज करवा ही नहीं रहे हैं, आपको उस टेस्ट सीरीज आंसर्स भी बता रहे हैं और किस तरीके से एलिमिनेट, उसके सारी चीज़ें बता रहे हैं। लोग क्या करते हैं, वहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बस टेस्ट सीरीज लगा दिया, उसका आंसर दे दिया, हो गया काम खत्म। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका भी फायदा उठाइए, ठीक है, और हमारे चैनल पे बनिए और इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ते रहिए, और एक दिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। इसी नोट पर मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सिलेक्शन को अपने नज़दीक करते रहिए। चलिए, इसी नोट पर थैंक यू, बाय बाय।